या प्रभाव, पहुंच और रणनीति की नई भाषा बन चुकी है। तो हमने एक नेकलेस ऑफ डायमंड काउंटर एनसर्कल पॉलिसी है वो चलाई, क्योंकि बांग्लादेश इन प्रयासों में असाधारण सक्रियता दिखा रहा है। भारत के नक्शे में पूर्वोत्तर हमेशा किनारे पर दिखता है, लेकिन इतिहास ने हमें सिखाया है कि कई बार किनारे ही सबसे बड़े दरवाजे बन जाते हैं। और आज फिर से वही सवाल हमारे सामने है कि क्या पूर्वोत्तर भारत अब सिर्फ भौगोलिक परिधि नहीं बल्कि एशिया से जुड़ने का वास्तविक प्रवेश द्वार बनने जा रहा है। शिलांग में हाल की बातचीत में जहां भारत, जापान और बिम्स्टेक देश साथ आए, यह साफ संकेत देती है कि कनेक्टिविटी अब सड़क और बंदरगाह भर नहीं है, यह प्रभाव, पहुंच और रणनीति की नई भाषा बन चुकी है। भारत म्यांमार थाईलैंड हाईवे, कलादान प्रोजेक्ट, मातरबारी पोर्ट, ये सिर्फ प्रोजेक्ट्स नहीं हैं, ये उस बदलते भू राजनीतिक नक्शे के धागे हैं जहां पूर्वोत्तर भारत पहली बार केंद्र में आ रहा है। लेकिन तस्वीर इतनी भी सीधी नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश इन प्रयासों में असाधारण सक्रियता दिखा रहा है। तो क्या वो सिर्फ व्यापार का विस्तार करना चाह रहा है या फिर बंगाल की खाड़ी के जरिए खुद को क्षेत्रीय ट्रांजिट हब बनाने की एक सोची समझी रणनीति है? और भारत के लिए क्या साउथ ईस्ट एशिया अब भी केवल एक्ट ईस्ट पॉलिसी का हिस्सा है, या यह आर्थिक अवसर, ऊर्जा मार्ग और चीन के बढ़ते प्रभाव के बीच संतुलन बनाने का निर्णायक मंच बन चुका है? जमीनी हकीकत भी कम चुनौतीपूर्ण नहीं है। म्यांमार की अस्थिरता, प्रोजेक्ट्स की धीमी गति और सुरक्षा के सवाल भी मौजूद हैं। ऐसे में दांव सिर्फ कनेक्टिविटी का नहीं है, दांव है एशिया में अपनी जगह तय करने का। तो क्या पूर्वोत्तर भारत वाकई परिधि से निकलकर पावर कॉरिडोर बनने की ओर बढ़ रहा है, या एक अधूरी संभावना बनकर रह जाएगा? इन्हीं परतों को खोलने के लिए आज हमने बात की हमारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट आशीष सर से। चलिए उनसे बात करते हैं। सर, आप बताएं कि क्या कारण है कि बांग्लादेश में इसमें क्या इंटरेस्ट है इन प्रोजेक्ट्स में? मैम देखिए, कोई भी लीनियर प्रोजेक्ट या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आते हैं तो आसपास के जो क्षेत्र हैं वो डेवलप होना शुरू कर देते हैं। जैसे हमने देखा होगा कि एक हाईवे बनता है पॉइंट ए से पॉइंट बी, तो आजू बाजू पहले ढाबे आते हैं, फिर पेट्रोल पंप्स आते हैं, और उसके बाद क्या है, वहाँ पे बस्तियाँ डेवलप होने लगती हैं, तो उससे एक नई इकोनॉमी है वो जनरेट होती है। तो मल्टी मोडल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, अगर हम कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स रन कर रहे हैं इंडिया को कनेक्ट करते हुए म्यांमार से थाईलैंड की ओर, या इंडिया को हम म्यांमार से कनेक्ट कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि इस कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के अराउंड जो एरिया है वो अपने आप डेवलप होने लगता है। अब बांग्लादेश की जो अर्थव्यवस्था है वो एक काफ़ी डायनेमिक अर्थव्यवस्था है। 1971 में बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हो रही है और ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन जा रहा है। फिर हमने देखा है ये क्षेत्र बहुत तेज़ी से डेवलप किया, और यहाँ पे आपका टेक्सटाइल है, जूट इंडस्ट्री है, वो बहुत अच्छा ग्रो की है। आज के समय में हम देखें तो नाइकी, एडिडास जैसे बड़े ब्रांड्स हैं वो बांग्लादेश में प्रोड्यूस करते हैं। पर कैपिटा इनकम भी इंडिया के कंपैरेबल है इसकी। तो अभी हमने क्या देखा पिछले साल कि वहाँ पे एक तख्ता पलट हुआ, तख्ता पलट से एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई। अब वहाँ पे नई रेजिम आ चुकी है और वो ये चाहती है कि हम दोबारा से अपनी इकोनॉमी में एक सर्ज लाएं। तो ऑब्वियसली बात है कि वो जुड़ना चाहेंगे ऐसे कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट से जिससे बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को एक बूस्ट मिले। यही कारण है। अच्छा, तो सर ऐसे में ये भी जानना बहुत जरूरी है कि आखिर वो कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी चल रहे हैं हमारे? मैम जैसे एक है आपका इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे। ये 3 देशों को जोड़ने वाला एक हाईवे है जो आपका इंडिया से शुरू होगा, फिर आपका म्यांमार जाएगा और फिर थाईलैंड में ये कंक्लूड करेगा। शायद मणिपुर से कनेक्ट कर रहे हैं जी, इसको मणिपुर से कनेक्ट कर रहे हैं और ये 3 देशों को कनेक्ट करेगा। तो ये एक मेन आर्टेरियल रोड है। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, जब ये एक रोड बन गई, एक गलियारा जो है या आर्थिक गलियारा बन गया, तो हम नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट है कि आसपास के जो क्षेत्र हैं जैसे लाओस है, कंबोडिया, ये अगर जुड़ना चाह रहे हैं इस परियोजना से, तो हम सेकेंड आर्टेरियल रोड है बांग्लादेश को थर्ड आर्टेरियल रोड से जोड़ सकते हैं। तो बांग्लादेश कुछ ऐसा ही चाह रहा है। जैसे हमने देखा चाइना और पाकिस्तान ने मिलकर सीपैक डाला, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो चीन के सिंजियांग प्रोविंस को जोड़ रहा है बलूचिस्तान प्रोविंस से, लेकिन अब वो अफगानिस्तान को भी रोल इन करना चाहते हैं सीपैक के दूसरे संस्करण में, कि सीपैक से आप एक रोड निकल के आपका अफगानिस्तान की ओर बढ़े।
तो ऐसा ही कुछ हमको यहाँ भी देखने को मिल सकता है अगर सारी कंट्रीज ऑन बोर्ड है। और दूसरी परियोजना है मैम, एक कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है। कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट में हमने क्या किया है कि भारत का जो कलकत्ता पोर्ट है उसको म्यांमार के सिटवे पोर्ट से समुद्री मार्ग से कनेक्ट किया है। तो हमारा सामान जो है अभी जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर से घूम के जाता है, ओके, चिकन नेक बोलते हैं जी, वहां से घूम के जाता है। अब हम उस सामान को कलकत्ता पोर्ट से सीधे सिटवे पोर्ट समुद्री मार्ग से भेजेंगे और उसके बाद कालादान नदी है म्यांमार में, नदी के माध्यम से ये सामान है, ये आपका पलेटवा एक जगह पड़ती है और पलेटवा के बाद ये इंडिया में एंटर कर जाएगा। तो बांग्लादेश अब ये चाह रहा है कि वो भी इन परियोजनाओं से जुड़े, क्योंकि उसके पास भी एक ठीक ठाक इंफ्रास्ट्रक्चर है। जैसे वहां पे चित्तगांव पोर्ट है, अभी एक और पोर्ट है मातरबारी जो जापान के असिस्टेंस से बन रहा है, बंदरगाह बना रहे हैं, बंदरगाह डीप सी पोर्ट है। और उसका फायदा ये होगा कि इट वुड बी अ विन विन सिचुएशन फॉर ऑल द पार्टीज। भारत के लिए भी अच्छी बात है कि अगर हम बांग्लादेश को जोड़ ले रहे हैं या बांग्लादेश इस परियोजना से जुड़ जा रहा है तो हमको एक और डीप सी पोर्ट का एक्सेस मिल जाएगा और हम चीन का जो प्रभाव है वो भी कम कर पाएंगे, क्योंकि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स में चित्तगांव पोर्ट भी आता है जो चीन मिलिटरीली यूज कर सकता है। तो सर अगला सवाल यहाँ पर ये उठता है कि भारत के फॉरेन पॉलिसी मैट्रिक्स में साउथ ईस्ट एशिया इतनी इंपॉर्टेंस क्यों रख रहा है? मैम देखिए, साउथ ईस्ट एशिया जो है एक तो बहुत बड़ा मार्केट है, इसमें करीब करीब मतलब जो एसोसिएशन है 11 कंट्रीज का एसोसिएशन है। पहले 10 था, अभी तिमोर लेस्ते एक 11वीं कंट्री जुड़ी है। तो अब 11 कंट्रीज का एसोसिएशन है और एक बहुत बड़ा मार्केट है। हमको मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, नए एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन चाहिए, तो ये क्षेत्र हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एक तो इकोनॉमिक व्यू पॉइंट हो गया। दूसरा इकोनॉमिक व्यू पॉइंट क्या हो सकता है, यहाँ पे सिंगापुर भी है जो भारत के टॉप मोस्ट एफडीआई सोर्सेज में से एक है, यहाँ से भारत का ठीक ठाक एफडीआई आता है। तीसरी चीज ये है मैम कि जियो स्ट्रेटेजिकली अगर हम बात करें तो चीन का जो सामान है, वेसल्स हैं, शिपिंग वेसल्स हैं, वो आपका साउथ चाइना सी से निकल के स्ट्रेट ऑफ मलक्का होते हुए इंडियन ओशन एंटर करते हैं या बे ऑफ बंगाल में एंटर करते हैं। तो अगर हमको मिलिटरीली कभी भविष्य में स्ट्रेट ऑफ मलक्का चोक करना है, अगर चीन के साथ हमारा कोई टकराव हो रहा है, थलीय टकराव हो रहा है, तो ये जो रीजन है साउथ ईस्ट एशिया हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चीन के प्रभुत्व को कम करने के लिए दूसरा हमने क्या देखा, चीन जो है वो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के माध्यम से हमको घेरने की कोशिश कर रहा है। तो हमने एक नेकलेस ऑफ डायमंड काउंटर एनसर्कलमेंट पॉलिसी है वो चलाई। तो साउथ ईस्ट एशिया के कुछ पोर्ट्स हैं, जैसे सबांग पोर्ट है इंडोनेशिया का, एक चांगी नेवल बेस है सिंगापुर का। तो हमने इन देशों के साथ समझौते किए हैं कि समय आने पे मिलिटरीली सैन्य रूप से हम ये पोर्ट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जियो स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। और तीसरा जो आयाम है वो है आंतरिक सुरक्षा का, इंटरनल सिक्योरिटी एस्पेक्ट। हमारा जो पूर्वोत्तर भारत है वो उग्रवाद से ग्रसित है। यहाँ पे तमाम आपके इंसर्जन ग्रुप्स हैं, NSCN आइसेक मुइबा है, NSCM खापलांग है, उल्फा है, फिर आपका UPF है, केनो है, मेती ग्रुप्स, केनो आपका कुकीज का ग्रुप है, एक मिलिटेंट ग्रुप। तो अगर हमको यहाँ पर शांति बहाल करनी है तो म्यांमार जो कि आपका साउथ ईस्ट एशिया का एक इम्पोर्टेंट मेंबर है, उसका सहयोग बहुत आवश्यक हो जाता है। फिर एक समस्या है मादक पदार्थों, नार्को इंसर्जेंसी जो है वो हमारे पूर्वोत्तर को काफ़ी परेशान करती है, क्योंकि इस क्षेत्र में गोल्डन ट्रायंगल है, मतलब यहाँ अफीम बहुत हाई क्वालिटी का प्रोड्यूस होता है। तो इंसर्जेंट ग्रुप्स क्या कर रहे हैं, ये जो अफीम ग्रोइंग रीजन है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी इंसर्जेंसी को फाइनेंस करने के। भारत की आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों से लड़ना है तो उसके लिए भी जो साउथ ईस्ट एशिया है, आसियान का सहयोग है, वो बहुत आवश्यक है। कि आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारी स्ट्रेटेजी में क्या चेंज आया है साउथ ईस्ट एशिया के साथ? साउथ ईस्ट एशिया की अगर बात करें मैम तो हमारे हिस्टोरिकल टाइज, हिस्टोरिकल टाइज से मतलब है मेरा कि एक कल्चरल कनेक्ट है, हिंदुज़म बुद्धिज़्म हमको कनेक्ट करता है। अंकोर वाट जो दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है वो भी आपका साउथ ईस्ट एशिया में, इंडिया में सबसे बड़ा मंदिर नहीं है। तो आप इससे समझ सकती हैं कि ये क्षेत्र जो है कल्चरली हमसे बहुत कनेक्टेड था एक पॉइंट इन टाइम पे। ट्रेड कॉमर्स भी बहुत ज़्यादा था। 1947 के बाद कोल्ड वॉर, शीत युद्ध का समय शुरू हो जाता है। तो कोल्ड वॉर जो टकराव था वो था आपका सोवियत रूस का और अमेरिका का, लेकिन इसके अलग अलग थिएटर्स थे। अफगानिस्तान एक थिएटर था, वैसे ही साउथ ईस्ट एशिया भी एक थिएटर था। वियतनाम वॉर हमने सुना है, तो वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, ये सारे जो क्षेत्र थे ये एक तरीके से आप कह सकती हैं कि कोल्ड वॉर के थिएटर थे। और नेहरू जी ने जो नीति अपनाई थी, आदर्शवादी नीति, वो थी आपकी नॉन अलाइनमेंट।
गुटनिरपेक्ष था। तो हमें ये डर था कि अगर हम बहुत ज्यादा संपर्क बढ़ाते रहे इस क्षेत्र से तो कहीं ना कहीं हमारा जो ये प्रिंसिपल है नॉन अलाइनमेंट वाला वो डाइल्यूट हो जाएगा और हम बेवजह कोल्ड वॉर का हिस्सा हो जाएंगे। तो हमने जानबूझ के एक दूरी बना के रखी क्षेत्र से। ऐसा नहीं है कि हमारे रिश्ते खराब थे, लेकिन हमने पर्पसफुली दूरी बना के रखी। जो वाटरशेड मोमेंट है जहाँ से चीजें चेंज हुई हैं वो है सन 91 में दो घटनाएं होती हैं। एक तो है सोवियत का विघटन, तो सोवियत विघटन हो गया तो स्वाभाविक सी बात है शीत युद्ध खत्म हो गया, कोल्ड वॉर। तो अब पुराना जो एक डर था कि हम अपना नॉन अलाइनमेंट वाला स्टांस है वो खो देंगे और कोल्ड वॉर में पड़ जाएंगे, तो वो चला गया। तो हमारे पास रीजन हो गया एंगेज करने का। और दूसरा कारण ये है मैम कि हमने एलपीजी रिफॉर्म्स किए 1991 में। तो हमने उदारीकरण किया, अपनी अर्थव्यवस्था को खोला। अब हमको चाहिए था कैपिटल, तो हमको विदेशी निवेश चाहिए था, हमको विदेशी मार्केट बाजार भी चाहिए था। पश्चिम में हम जा नहीं सकते थे क्योंकि पश्चिम में पाकिस्तान है, ठीक है। पाकिस्तान जो निर्यात करता है वो सभी को पता है, वो आतंकवाद निर्यात करता है। और उसके और पश्चिम में जाएंगे तो अफगानिस्तान है, वहाँ पे भी जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है बहुत ज्यादा थी क्योंकि सोवियत रूस अभी 89 में निकला ही है उस क्षेत्र से। जो हमारा नेचुरल फॉलो आउट था वो था आपका ईस्ट या साउथ ईस्ट एशिया की ओर। तो हमने सोचा कि हम इस साइड बढ़ते हैं, इसीलिए हम लेके आए लुक ईस्ट पॉलिसी। तो लुक ईस्ट पॉलिसी नरसिम्हा राव की जो सरकार थी वो लेके आई थी और इसका पर्पस ये था कि जो हमारा एंगेजमेंट है वो बढ़े साउथ ईस्ट एशियन इकोनॉमीज के साथ। और जो मुख्यतः फोकस था, ज्योग्राफिकल फोकस, वो था साउथ ईस्ट एशिया पे। और फंक्शनल फोकस जो था वो खाली इकोनॉमिक था कि आर्थिक तौर पे हम कैसे कैसे सहयोग कर सकते हैं। इसमें फिर हमको देखने को मिला 2010 के बाद, मतलब इंडिया साउथ ईस्ट एशिया रिलेशन में 2010 के बाद हमको एक अग्रेसिवनेस दिखी चाइना के साइड से। चाइना जो है वो तमाम टाइप के विवाद शुरू कर दिया, मैरीटाइम टेरिटोरियल डिस्प्यूट, हमारे अरुणाचल सेक्टर पे, साउथ चाइना सी में 9-9 कह रहा हूँ, इसने विवाद शुरू कर दिए। आपका स्प्रेटले आइलैंड है, पैरासल आइलैंड है, स्कारबोरो आइलैंड है। तो ये टेरिटरीज हैं आपकी फिलीपींस की, वियतनाम की, ये आइलैंड्स जो हैं, लेकिन उस पर क्लेम कर रहा था चाइना। तो सिर्फ हम परेशान नहीं थे, मतलब सिर्फ भारत नहीं परेशान है, यहाँ के देश भी परेशान है। तो अब ऑब्वियस सी बात है, चीन जो एक महाशक्ति की तरह उभर रहा है वो आसपास के पड़ोसियों को परेशान कर रहा है। तो जो पड़ोसी हैं वो एकजुट होंगे। तो हमको ये लगा कि अब बस इकोनॉमिक कोऑपरेशन से काम नहीं चलेगा, हमको और भी जो आयाम है सहयोग के उसमें भी जाना पड़ेगा। जैसे रक्षा हेतु, सुरक्षा हेतु कनेक्टिविटी बढ़ानी है, पीपल टू पीपल कनेक्ट बढ़ाना है। तो हमने लुक ईस्ट से ट्रांसलेट कर लिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी। प्राइम मिनिस्टर है हमारे नरेंद्र मोदी, ये लेके आए एक्ट ईस्ट पॉलिसी। तो ये बस नामकरण नहीं हुआ है दोबारा से, हमने जो फंक्शनैलिटी है लुक ईस्ट की वो भी चेंज कर दिया, प्लस जो ज्योग्राफिकल दायरा है वो भी हमने एक्सपेंड कर दिया है, वो भी बढ़ा दिया है। पहले फोकस था मुख्यतः साउथ ईस्ट एशिया पे, लेकिन अब हम पूरे एशिया पैसिफिक पे बात करते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट एक्ट ईस्ट पॉलिसी। इसमें हम जापान, साउथ कोरिया को भी ले लेते हैं और नीचे न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया को भी ले लेते हैं। साथ ही साथ आपके जो पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज हैं, पपुआ न्यू गिनी, वनवाटू, टुवालू, की जो छोटी छोटी आइलैंड कंट्रीज हैं पैसिफिक में, उनको भी ले लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतनी गहन जानकारी देने के लिए और वो भी इतने अच्छे ढंग से देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। थैंक यू। तो बात अब साफ है कि पूर्वोत्तर भारत अब सिर्फ भौगोलिक रूप से दूर कोई क्षेत्र नहीं, बल्कि भारत की विदेश नीति, आर्थिक रणनीति और जियोपॉलिटिकल विजन का केंद्र बनता जा रहा है। सड़क, नदी और समुद्री कनेक्टिविटी के ये प्रोजेक्ट्स केवल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, यह भारत को दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ने वाले नए आर्थिक गलियारे हैं जो व्यापार, निवेश और क्षेत्रीय संतुलन तीनों को नई दिशा दे सकते हैं। हालांकि चुनौतियां भी कम नहीं हैं। म्यांमार की राजनीतिक अस्थिरता, प्रोजेक्ट्स में देरी और जमीनी स्तर की बाधाएं। लेकिन अगर ये पहल समय पर पूरी हो जाती है तो पूर्वोत्तर भारत चिकन नेक की निर्भरता से निकलकर एक सशक्त गेटवे साउथ ईस्ट एशिया बन सकता है। यानी जो क्षेत्र कभी परिधि माना जाता था वही आने वाले समय में भारत की सबसे बड़ी रणनीतिक ताकत बन सकता है। इसी उम्मीद और संभावना के साथ धन्यवाद।